हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना भी और बाकी सभी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं दीपक भैया आप सभी का वेलकम करता हूँ बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर और बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेटा, आज इस चैप्टर को हम समझेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, और आपको ये क्वेश्चंस पढ़कर ही जाने हैं। भरोसा रखिए कि ये क्वेश्चंस आपको सीधा पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा, जब आप लेक्चर को सुनेंगे तो लेक्चर को सुनते वक्त आपको केवल और केवल क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है, लिखने की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बच्चे, आपका केवल एक काम है क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन को मन लगा के समझना। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और आज फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा, वो है पहला क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन is to be clean before burning, write a detailed concept, या फिर ऐसे समझिए, write the detailed concept of magnesium ribbon and why it is to be clean before burning। क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, ये हमने कैंडल लगा दी, जलाने से पहले इसको साफ क्यों किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। देखिए यार, आसपास ना हमारे गैस है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो ठंडी होती है, और कोई भी ठंडी चीज कहां आती है? नीचे की तरफ। तो हुआ क्या, मैग्नीशियम रिबन जब मैंने एयर के कांटेक्ट में छोड़ दिया ना, तो उसके सरफेस पर आकर ऑक्सीजन बैठ गई, और बैठने के बाद उसके सरफेस पे रिएक्ट हुई, और रिएक्ट होने के बाद एक चीज का फॉर्मेशन हुआ। ये ऑक्सीजन गैस है जो कहां से आकर बैठी है, ये ऊपर ऑक्सीजन आकर बैठी है, कहां से? एयर से। तो ये एयर से आई क्या चीज? ऑक्सीजन। ये एयर है, तो एयर से क्या आ रही है यहां पे? ऑक्सीजन। किसके सरफेस पर आई? मैग्नीशियम रिबन के, और एक चीज का फॉर्मेशन हुआ जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोलो, समझ में आया क्या? तो याद रखना, जब भी कभी मैग्नीशियम के सरफेस पे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो बेटा उसके सरफेस पे एक लेयर जमा हो जाएगी, किसकी? ऑक्साइड की, और एक चीज का फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या हुआ, मुझे इसको जलाना है, तो जलाने के लिए मुझे मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, मुझे ऑक्साइड लेयर थोड़ी ना जलानी है, तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए या तो हम सैंड पेपर का इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर हम एक क्लॉथ का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सैंड पेपर या क्लॉथ की मदद से ना इसके टॉप लेयर को ऐसे रब कर दीजिए। रब करने के बाद क्या होगा, सिंपल है, जो ऊपर की ऑक्साइड लेयर है वो रिमूव हो जाएगी। अब जब ये ऑक्साइड लेयर रिमूव होगी तो मैग्नीशियम रिबन किसके कांटेक्ट में आया? डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में आया, और जब डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा तो जलना शुरू हो जाएगा, और जब ये जलेगा तो आपको कैसा फ्लेम मिलेगा बच्चे? आपको मिलेगा व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। तो कोई आपसे अगर पूछेगा कि बताओ मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करा जाता है, तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्सीजन आकर बैठ जाती है, और बैठने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और जब हम कैंडल को जलाते हैं तो पहले ऑक्साइड लेयर आती है, ना कि मैग्नीशियम रिबन, जिससे ये टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत लंबा समय लगता है जलने में, क्योंकि पहले ऑक्साइड जलेगा फिर मैग्नीशियम जलेगा। तो बेहतर है ना उस ऑक्साइड लेयर को साफ कर दो। तो साफ करेंगे तो कैंडल डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी किसके? मैग्नीशियम रिबन के, एंड देन वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, किसके साथ? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ, स्पार्कल से निकलेंगे व्हाइट कलर के। पॉइंट क्लियर है? अब आगे समझनी है इसकी केमिकल रिएक्शन। देखिए भाई कि केमिकल रिएक्शन क्या होगी, बहुत सिंपल है बच्चे। केमिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम रिबन है, अगर किसी भी चीज को जलाना है तो जलाने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन गैस। ये मैंने ऑक्सीजन गैस लिख दी। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा हीट, गर्म करूंगा। गर्म करने के बाद जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैक्सिमम बर्न होगा तो मैग्नीशियम एक चीज बनाएगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो याद रखना किस चीज का फॉर्मेशन होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहां पे कंप्लीट हो गया। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने क्या सीखा? मैग्नीशियम रिबन का कॉन्सेप्ट सीखा, डिटेल कॉन्सेप्ट, एंड मैग्नीशियम रिबन की हमने केमिकल रिएक्शन सीखी। ये फर्स्ट पेज, फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन तीनों कंप्लीट हो गए। बात समझ में आई? इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन में प्रमोट करते हैं। लिख लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लिया सभी ने? वेरी गुड। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ विल यू कंफर्म दैट हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद एसिड, जस्टिफाई द रिएक्शन। ओके, रिएक्शन भी पूछ रही है। तो हमें क्या बोला गया, हमें अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मेरे पास एक मेटल है, मेरे को नहीं पता अभी कौन सा मेटल है, देखते हैं। मेटल है, उसको मुझे एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, और जब एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो एक चीज का फॉर्मेशन होगा बच्चे, एंड दैट इज हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब आपको इसका कंफर्मेशन बताना है। क्या बताना है? कंफर्मेशन की हाउ विल यू कंफर्म दैट हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, कैसे साबित करोगे कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। और कह रहा है इसकी केमिकल रिएक्शन लिखो। आ जाओ शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब बनानी है सुंदर सी। ये हमने टेस्ट ट्यूब बनाई। टेस्ट ट्यूब बनाने के बाद यहां से आपको एक मेटल लेना है। अभी कौन सा मेटल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने मेटल लिया जिंक, और यहां से एक चीज ले लेते हैं, मान लेते क्या लिया मैंने, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड दोनों को आपस में क्या करा दिया मैंने, रिएक्ट करा दिया। याद रखना बच्चों, ये जो भी लेंगे HCl या H2SO4, ये किस फॉर्मेट में लेंगे, कंसंट्रेटेड, मतलब उसमें एसिड की मात्रा बहुत ही ज्यादा होगी। पॉइंट क्लियर है? आओ अब दोनों को रिएक्ट कराते हैं। जब मैंने Zn और HCl को रिएक्ट कराया तो रिएक्ट कराने के बाद यहां से एक चीज बाहर आना स्टार्ट हुई। कौन सी? वो है हाइड्रोजन गैस के बबल्स। अभी बताऊंगा कैसे बाहर आ रहे, टेंशन नहीं। अब मुझे इसका कंफर्म करना है कि हाइड्रोजन गैस ही है। तो कंफर्म करने के लिए मैं यहां क्या लगाऊंगा, एक बर्निंग कैंडल, और बर्निंग कैंडल लगाते ही ये हाइड्रोजन गैस जैसी इसके इंटरेक्शन में आएगी, यहां से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, यहां से पॉप साउंड आने लगेगी, जिससे कंफर्म हो जाएगा यहां हाइड्रोजन गैस है। तो आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, तो आप बोलेंगे कि अगर आप बर्निंग कैंडल लगाएंगे गैस के पास तो वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगी, वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। बोलो पहला पॉइंट क्लियर है। सवाल ये केमिकल रिएक्शन क्या हुई। आइए बच्चे इसकी क्या समझेंगे अब इसकी समझेंगे केमिकल रिएक्शन। तो देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होगी, सिंपल सी बात। हमारे पास है कंपाउंड Zn, दूसरा मेरे पास है HCl, दोनों को आपस में रिएक्ट कराऊंगा तो बनेगा ZnCl2, और साथ में बनती है H2 गैस। बेटा ये जो ऊपर की तरफ एरो लगा हुआ है ना बच्चे, ये हाइड्रोजन गैस को रिजेंबल करता है। तो ऊपर वाला एरो गैस को रिजेंबल करेगा, और जब एरो नीचे आ जाएगा तो प्रिसिपिटेट को रिजेंबल करेगा। तो याद रखिएगा, जब दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आइए अब सवाल ये है, बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आ रहा है वो जिंक के अलावा आ रहा है। कह रहा है जिंक नहीं है, हमारे पास दूसरा मेटल है। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए मैंने जिंक के ऑल्टरनेटिव में यहां आयरन ले लिया। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास आयरन है और आप HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, FeCl3 प्लस H2 गैस। तो यहां से भी क्या बाहर आएगी, H2 गैस बाहर आएगी। बोलो बात समझ में आई? तो ये दो मेटल हैं बेटा, इनको रट्टा मार लो, क्योंकि ये पेपर में आ रहे हैं। सवाल ये आ रहा होगा आप लोगों के मन में कि सर आप ये कैसे बना देते हैं, भैया ये कैसे बना देते हो ZnCl2। समझाता हूं, अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब समझाऊंगा। अब कह रहा है इसके बाद आपने यहां पे ले लिया H2SO4। बोलो बात समझ में आई? तो कह रहा है अब अगर Zn और H2SO4 को रिएक्ट कराए तो क्या होगा, चलो एक वो भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास Zn साथ में किसके साथ रिएक्ट कराया, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा बेटा, यहां से Zn उठा लो, यहां से SO4 उठा लो, तो क्या बनेगा ZnSO4, और साथ में क्या बनेगा, H2 गैस। तो यहां से भी क्या फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तीन रिएक्शन है, तीन फॉर्मेट में पूछा जा रहा है कि जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Fe मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा। बोलो समझ में आया क्या? अच्छा, कोई पूछेगा भाई इनको बोलते क्या है, तो बेटा इसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड, इसको बोलेंगे जिंक क्लोराइड। नीचे जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट। तो याद रखिएगा, इस तरीके से इनके नामकरण करने हैं आप लोगों को। अब सवाल ये है कि ये चीज बनी कैसे। आइए मैं साइड में समझा देता हूं इस चीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ताकि मन में कोई सवाल ही ना रहे कि सर ये हो कैसे रहा है एक्चुअल में। बेटा ये सारा खेल होता है चार्जेस का, और चार्जेस का खेल ये है, आपने पढ़ा होगा बचपन वाली छोटी वाली क्लासेस में कि जो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है वो दोनों एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। ऑलवेज प्लस एंड माइनस चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो सुनिए, यहां पे है Zn रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ,
और देखिए क्या बनता है। बेटा याद रखना Zn पे चार्ज होता है +2, ये कहां से आया, ये निकाला मैंने वैलेंसी से। SO4 पे जो चार्ज होता है वो होता है -2 और हाइड्रोजन पे होता है +1। तो +2 किसके पास भागेगा न्यूट्रल होने के लिए, -2, +2 -2 मिलके दोनों क्या बनाएंगे, 0, एक कंपाउंड बनाएंगे जिसपे 0 चार्ज होता है। और दुनिया का नियम है जब तक आपस में दो मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करके एक न्यूट्रल चार्ज का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तब तक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो Zn और SO4 रिएक्ट होंगे, प्लस वाला माइनस की तरफ भागेगा तो बनेगा ZnSO4। और जब भी कभी दो हाइड्रोजन आपको बचे हुए दिखाई दे वो हमेशा एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक चीज का फॉर्मेशन होता है H2 गैस, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीजें जो आपको अपने माइंड में रखनी है। और यहां पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या समझाया। सेकंड क्वेश्चन मैंने ये समझाया कि मेटल को, ये मेटल है बच्चे, एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, कंफर्म करो। तो जब आप उसको रिएक्ट कराएंगे तो उसको कंफर्म करने के लिए आपको बर्निंग कैंडल लगानी है। बर्निंग कैंडल लगाते ही यहां पे पॉप साउंड आएगी। अब उसकी केमिकल रिएक्शन हो गई, जिंक को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा, साथ में H2 गैस बनेगी। Fe को रिएक्ट कराओगे HCl के साथ तो FeCl3 बनेगा, साथ में H2 गैस बनेगी। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ZnSO4, साथ में H2 का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन फिनिश। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लिया सभी ने, बहुत बढ़िया। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन एंड जस्टिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट विद एग्जांपल या विद रिएक्शन। ओके, विद रिएक्शन। आइए शुरू करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट आता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अरे टेंशन नहीं लेनी, अभी समाप्त कर देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। ठीक है, देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हम सबको पता है, हमने सबने रट्टा मारा है, समझने की कोशिश करते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब एलिमेंट है ए, इसमें ऑक्सीजन जोड़ दी तो क्या बन गया, AO बन गया। ऐड हुआ नहीं हुआ, एडिशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कंपाउंड है AH, मॉलिक्यूल है AH, मैंने इसको गर्म करा, गर्म करने के बाद हाइड्रोजन अलग हो गई और A नाम का एलिमेंट अलग हो गया। अरे रिमूव हुआ नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे रिमूवल और इसको बोलेंगे एडिशन। क्लियर है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरा रिडक्शन क्या चीज है, तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन, उल्टा कर दो, ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन। कहने का सेंस क्या हुआ, A नाम का एलिमेंट है, H जोड़ दिया, बन गया AH, एडिशन हो गया। दूसरा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मेरे पास AO नाम का एक मॉलिक्यूल है, मैंने उसको गर्म करा, ऑक्सीजन अलग कर दी, A अलग हो गया। इसको बोलेंगे बच्चे रिमूवल और इसको बोलेंगे रिडक्शन। चलो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। सवाल ये है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए साइमल्टेनियसली, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। आइए इसका क्वेश्चन का एक आंसर समझते हैं, कहां लिखे, यहीं लिख देते हैं। तो ये है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल, यहां देखिए, यहां लिखते हैं यहां पे। तो क्वेश्चन है Zn प्लस CuO को रिएक्ट कराया तो बना ZnO प्लस Cu। ये क्वेश्चन हो गया। दिमाग लगाओ, Zn के पास पहले ऑक्सीजन थी, नहीं थी, लेकिन क्या अब इसके पास ऑक्सीजन आई कि नहीं आई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो क्या कहेंगे इसको, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। बोलो पहला पॉइंट क्लियर है, पहले नहीं थी बाद में ऑक्सीजन लग गई, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन थी, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है, क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो बच्चे ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिडक्शन। उल्टा कर दो, जो ऑक्सीडेशन है उसके आगे लिख दो रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिख देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, शॉर्ट में लिखेंगे RA। ठीक है, जो रिडक्शन हुई है उसके आगे लिख दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कौन सा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हुई है, उस रिएक्शन को बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एग्जांपल हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का। पॉइंट क्लियर है। अब सवाल ये है,
ये भैया ये क्या चीज है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चे अगर मैं जिंक को ना अकेला छोड़ दूं कुछ भी नहीं होगा, बात समझ में आई। उसको हमें अगर उसमें ऑक्सीजन अगर जोड़नी है तो उसके लिए कोई एजेंट चाहिए जो उसमें ऑक्सीजन जोड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये जाकर ये वो एजेंट है जो जाकर किसको देगा, ऑक्सीजन, Zn को देगा, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये Zn को ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको ऑक्सीजन दे देगा। लेकिन यहां पर Zn के लिए मैंने बोला रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब अगर Zn और कॉपर ऑक्साइड आमने सामने आए तो Zn कॉपर ऑक्साइड को बोलेगा ऑक्सीजन हटा, क्योंकि मैं तुझे क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। तो याद रखना जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज, पर खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब ऑक्सीजन गायब। लेकिन जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज और सामने वाले को कर देगा रिड्यूस। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आपको ये पेपर में पूरा लिख के आना है, ये एग्जाम्पल है। जब ये जितने भी क्वेश्चंस है जब ये खत्म हो जाएंगे तो मैं इनके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ताकि आप उन पे प्रैक्टिस कर सकें। बात समझ में आई। अभी मेरा मेन टारगेट है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाना बच्चे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लिया सभी ने, बहुत बढ़िया। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एंड हाउ इट इज एसोसिएटेड विद डबल डिस्प्लेसमेंट। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे इसमें दो टॉपिक इन्वॉल्व हो गए। वो दो टॉपिक इन्वॉल्व क्या हुए हैं, फर्स्ट टॉपिक जो इन्वॉल्व हुआ है वो इन्वॉल्व हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट। समझाते हैं क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा जो इन्वॉल्व हुआ है वो इन्वॉल्व हुआ है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कह रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, हाउ, आओ समझाता हूं। और ये क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, रट्टा मार के जाना इसका। तो देखो क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, मान लीजिए मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, अरे इसको लिख के मत आना, ये जनरल एग्जांपल है, कहीं इसको भी लिखो। मान लो ए बी रिएक्ट कराया ई एंड एफ के साथ, दोनों को रिएक्ट करा दिया। याद रखना पहले लिखा जाता है मेटल और बाद में लिखा जाता है नॉन मेटल। तो यहां पे है ये मेटल, यहां पे क्या है ये मेटल। तो इसने जाके इसको डिस्प्लेस करा, हटाया, तो बोलो क्या बनेगा, AF। तो पहला क्या बना मेरे पास, AF। दूसरा ये जो B वाला है और ये जो F है, ये E जाके क्या करेगा, A को हटा देगा, तो क्या बनेगा, EB। तो जब डिस्प्लेसमेंट दो बार होगी तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब ये मेटल जाके इस मेटल को हटाएगा और इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा तो AF बनेगा, मतलब एक बार डिस्प्लेस हुआ, हटाया, इसने इसको हटाया, डिस्प्लेसमेंट दूसरी बार हो गई। तो जब डिस्प्लेसमेंट दो बार होगी तो इस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो फिर प्रिसिपिटेशन से क्या लिंक है इसका, आइए समझिए। आपके किताब में ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन ये है, याद रखना बच्चों इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Na2SO4 को रिएक्ट कराया जाता है, जब किसके साथ रिएक्ट कराते हैं हम, किसके साथ, BaCl2 के साथ। तो याद रखना यहां पे सोडियम मेटल है, यहां पे बेरियम मेटल है, और जब सोडियम जाके Cl के साथ रिएक्ट करेगा, बेरियम को हटा देगा, तो यहां क्या कर रहा है, सोडियम जाके किसकी जगह ले रहा है, बेरियम की। तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। प्लस जो बेरियम है वो किसको हटा देगा, सोडियम को हटा देगा, और किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बनेगा बेरियम सल्फेट। क्लियर है। अब इनके नाम करते हैं, फिर बताता हूं वो क्या बना। तो बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, देखो Na ने इसको हटाया, इसने इसको हटाया, डबल डिस्प्लेसमेंट है। इतना तो क्लियर है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, नो डाउट। अब इनके नाम लिख लेते हैं। तो ये है बच्चे बेरियम सल्फेट, याद रखना ये क्या है, बेरियम सल्फेट, ये तुम्हें पता ही है, सोडियम क्लोराइड। ये है मेरा बेरियम क्लोराइड, दिस इज बेरियम क्लोराइड, और इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट हो गया। चलो ये डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हो गई, यही है प्रिसिपिटेशन। कैसे है देखो उधर। तो जब मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट ट्यूब लूंगा ना, और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद
यहां पे क्या करूंगा, यहां से डालूंगा क्या चीज, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और यहां से क्या डालेंगे हम, BaCl2। तो नीचे एक चीज का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया एंड दैट इज PaSO4। तो नीचे बीकर में क्या दिखाई दिया, टेस्ट ट्यूब में क्या दिखाई दिया, बेरियम सल्फेट के रेसिड्यूज, बचे हुए अंश दिखाई दिए। मतलब दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद नीचे उसके बचे हुए अंश दिखाई दिए, और उन अंश का कलर कैसा होगा, या तो व्हाइट हो सकता है या फिर येलो हो सकता है। तो व्हाइट और येलो दोनों कलर हो सकते हैं, और इन्हीं चीज को बोलते हैं PPT। PPT बोले तो रेसिड्यूज, बचे हुए अंश जो नीचे उस टेस्ट ट्यूब में जमा हुए, और PPT बोले तो प्रिसिपिटेट। ठीक है बेटा, तो इसको बोलेंगे प्रिसिपिटेट। तो बेरियम सल्फेट के प्रिसिपिटेट बने हैं, कैसे दिखाएंगे रिएक्शन में, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको प्रिसिपिटेट बनाने हैं तो एरो को कहां दिखा देना, नीचे दिखा देना, बस। इससे साफ साबित हो जाएगा कि बेरियम सल्फेट के यहां प्रिसिपिटेट बने हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा, ये रिएक्शन दे देंगे आप लोगों को, ये वाली रिएक्शन चेप देंगे और ऑप्शन देंगे, बताओ ये रिएक्शन कौन सी है। पहला ऑप्शन मिलेगा सबको डबल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा मिलेगा ऑक्सीडेशन, चौथा मिलेगा प्रिसिपिटेशन। तो मेरी बच्चे एक बात ध्यान रखना, अगर ये चार ऑप्शन दिए हुए, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रिसिपिटेट भी बन रहा है, तो मतलब दोनों है, दोनों आपस में इंटरैक्ट हो रही है। सवाल ये कौन सी है ये, तो याद रखना अगर इन चारों में से प्रिसिपिटेशन दिया हो तो आप मार्क करेंगे प्रिसिपिटेशन, ठीक है, और अगर प्रिसिपिटेशन नहीं दिया तो आप मार्क करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, क्या बनाया मैंने, बनाया डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, वो होती है जिसमें मेटल दो बार डिस्प्लेस होता है। ये जनरल रिएक्शन हो गई, ये इसकी रियल प्रैक्टिकल रिएक्शन हो गई। प्रिसिपिटेशन क्या है, प्रिसिपिटेशन वो है जब मैं आपको कोई भी केमिकल कंपाउंड दूंगा, दोनों को मिलाएंगे तो उनके बचे हुए अंश आपको नीचे नजर आएंगे, रेसिड्यूज नजर आएंगे, और वो रेसिड्यूज कहलाते हैं प्रिसिपिटेट। बात समझ में आई? तो ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, वो दोनों इस रिएक्शन से जुड़े हुए हैं बेटा। और याद रखना BaSO4 की PPT मिलेगी जो व्हाइट और येलो दोनों हो सकती है। अगर चार में से कोई ऑप्शन टिक करना है तो प्रिसिपिटेशन, अगर प्रिसिपिटेशन नहीं होगा तो मार्क द डबल डिस्प्लेसमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रट्टा मार लेना इस रिएक्शन का, इस वाली रिएक्शन का, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लिया सभी ने, बहुत बढ़िया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, इलैबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड एंड राइट इट प्रिजर्वेशन मेथड। हमें ये बोल रहा है कि हमें रेंसिडिटी ऑफ फूड समझाना है और उसके प्रिजर्वेशन के मेथड की, मैं उसको किस तरीके से प्रिजर्व कर सकता हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे रेंसिडिटी ऑफ फूड, कि रेंसिडिटी ऑफ फूड का क्या मतलब है। भाई एक चीज ध्यान रखना, रेंसिडिटी का मतलब होता है फूड का स्पॉइलेज, फूड का खराब हो जाना। आइए समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने एक फूड प्रिपेयर करके रख दिया, ठीक है भाई, ये मैंने फूड प्रिपेयर करके रख दिया। अब इस फूड में हम इस्तेमाल करते हैं किसका, वेजिटेबल घी का, और साथ में इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल ऑयल का। और एक चीज ध्यान रखना, वेजिटेबल घी और ऑयल ये दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा। कैसे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड बोले तो दोनों के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस होता है, और जब इनको हीट करा जाता है तो ये वेजिटेबल और वेजिटेबल घी दोनों के दोनों हो जाते हैं ऑक्सीडाइज, और जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो ये हो जाएंगे स्पॉइल, खराब हो जाएंगे, और खराब होने के बाद इनका जो टेस्ट होगा वो बेकार हो जाएगा, और जो स्मेल होगी वो भी बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट हो जाएगी। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? तो होता क्या है, गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के टाइम में हम लोगों ने क्या रख दिया, एक कंटेनर लिया जिसमें अपना फूड प्रिपेयर करके रख दिया। फूड पेपर रखने के बाद बाहर गर्मी तो वैसी होती है, वेजिटेबल घी और वेजिटेबल ऑयल दोनों मिलाए हुए हैं, तो जैसे ये काम करेंगे, काम करने के बाद इसके बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने के बाद यहाँ फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद स्पॉइलेज क्रिएट होगी, स्पॉइलेज के बाद उनका टेस्ट और स्मेल दोनों ही खराब हो जाएगी। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा इसका जो मेन कारण है वो है फंगस। क्या है बच्चे? फंगस। फंगस क्या है?
एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह है नेचर में। तो होगा क्या, इसको ग्रो करने के लिए दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। वो दो कंडीशन कौन सी है? पहली है वार्म और दूसरी है ह्यूमिड। वार्म का मतलब गर्मी और ह्यूमिड का मतलब नमी। तो इसको गर्मी और नमी दोनों ही चाहिए, जो कि बरसात के टाइम में और गर्मियों के टाइम में बहुत ही बेहतर है। तो ये क्या करेगा, जब आपने खाने को प्रिपेयर करके छोड़ दिया तो फंगस ऊपर से आएगा और ऊपर से आने के बाद इसमें लैंड होगा। लैंड होने के बाद इसको वार्म और ह्यूमिड कंडीशन दोनों मिलेंगी, तो मिलने के बाद ये उसके ऊपर क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा और पूरी सब्जी में फफूंद नजर आएगी। ठीक है, ये तो हो गया इसके दो मेथड। अब इसको बचाना है, तो बचाने के लिए प्रिजर्वेशन करनी है। अरे सिंपल है, बताओ प्रिजर्वेशन में क्या करेंगे। ये गर्मी की वजह से खराब हो रहा था ना, तो पहला इसको क्या कर देंगे, पहला इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे, रेफ्रिजरेशन कर दीजिए। दूसरा लिक्विड नाइट्रोजन, बेटा लिक्विड नाइट्रोजन बहुत महंगी है, तो -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, आप इसमें रख सकते हैं। तीसरा इसको बचाना है, तो इसको एयर टाइट कंटेनर लगा दो ना, जिसमें से हवा भी ना है, तो ये कहां से आएगा, तो तीसरा एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपका फूड स्पॉइल नहीं होगा। ये हो गया प्रिजर्वेशन। तो याद रखना, स्पॉइलेज ऑफ फूड दो कारणों की वजह से होता है। पहला, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस जो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करता है, इजीली लैंड होगा, ग्रो कर जाएगा। दूसरा, वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी जिसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिसकी वजह से टेस्ट और स्मेल दोनों खराब हो जाएंगी। प्रिजर्वेशन के लिए रेफ्रिजरेशन, लिक्विड नाइट्रोजन और एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कर दीजिए। यहां पे भी क्वेश्चन नंबर 5th, आई थिंक 5th हमारा पूरा हुआ। एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करते हैं, चैप्टर को दी एंड करते हैं और उसके बाद सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन बैलेंसिंग, स्क्रीनशॉट लिया, बहुत बढ़िया। अब मूव करेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग। और लास्ट ही क्वेश्चन है, आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग को क्या कहता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग ये कहता है, मान लीजिए मेरे पास दो रिएक्टेंट है ए और बी, और उनसे एक चीज का फॉर्मेशन हुआ एंड दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बना, ए बी। तो बेटा जो प्रोडक्ट साइड है उसको बोलते हैं RHS, RHS राइट हैंड साइड, और जो रिएक्टेंट साइड है उसको बोलते हैं LHS। तो ये हमारी हो गई LHS। और कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग ये बोलता है कि मुझे LHS बराबर करना होता है RHS। भाई ऐसा क्यों करना होता है? ऐसा इसलिए करना होता है ताकि मेरा एक नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वॉयलेट ना करें, कंजर्वेशन ऑफ मास वॉयलेट ना हो जाए, इसके लिए ये काम करेंगे। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मास को ना बनाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये कहता है टू अनदर फॉर्म। आइए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि ये क्या कहता है। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों को इंटरैक्ट कराया और एक कंपाउंड बना CO2। बोलो क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना है सिंगल मॉलिक्यूल का 16, 16 इंटू 2 कितना हो गया, दैट इज 32। अरे एक का 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 32। आ जाओ इधर टोटल देखते हैं, तो इधर कितना है 44U, इधर टोटल मास कितना है 44। अब इधर देखो, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 2, तो इधर भी कितना हो गया 44। तो ये कहता है कि बिफोर मास एंड आफ्टर मास क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को ना तोड़ा जा सकता है ना बनाया जा सकता है। अब एक रिएक्शन में समझते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक सेकेंड रिएक्शन लिखी, N2 प्लस H2 जो हमें क्या दे रहा है NH3 दे रहा है। आओ समझते हैं। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो दो का कितना हुआ 14 इंटू 2 दैट इज 28। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? एक हाइड्रोजन का मास है 1, तो दो का कितना हो गया दैट इज 2, तो इधर कितना है बेटा 28 प्लस 2 30U। बोलो बात समझ में है कि नहीं है? एक नाइट्रोजन का मास है 14 प्लस एक का है 1 इंटू 3, तो इतना कितना हो गया 17U। भाई पहले था 30 बाद में हो गया 17, मास कहां गया? मास उड़ गया क्या? तो सवाल ये है, मास को ना तोड़ा जा सकता है ना बनाया जा सकता, तो मास कहां गया? तो इस बात को साबित करने के लिए हम बैलेंसिंग का यूज करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बैलेंसिंग कैसे करनी है वो सुनो, ध्यान सुनना। यहां कितने नाइट्रोजन है 2, यहां कितना है 1, इसको 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए बेटा इसी पोजीशन पे चेंज करना है। तो आप यहां लगा देंगे 2, तो नाइट्रोजन 2 हो गए, यहां नाइट्रोजन 2 हो गए, बैलेंस हो गया।
हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये देखो 2 3 जा 6, अब इसको 6 बनाना है तो आगे क्या लगा दूंगा 3 3 2 जा 6। अब आइए एक बार मास चेक करते हैं, मास चेक करते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना है, आओ चेक करो, नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 into 2 दैट इज 28, यहाँ कितना है 3 2 जा 6 और हाइड्रोजन का 1, तो 1 into 6 दैट इज 6, तो 28 प्लस 6 कितना हो गया दैट इज 34U, कितना आया 34। अब इधर निकालते हैं, यहाँ कितना था, इसमें कितना था 17, मल्टीप्लाई करना है किससे 17 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना आ गया 34। तो देखो बिफोर मास एंड आफ्टर मास सेम हुआ कि नहीं हुआ, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इसीलिए हम बैलेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब छोटे मोटे बैलेंसिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो याद रखना ये है हमारा बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट लिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया। अब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं बैलेंसिंग के। चलिए C+O2 gives CO2, आपको केवल इन जगह पे चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना। इन जगह पे आप कोई भी नंबर लगा सकते हैं, आपको बेसिकली होल नंबर का इस्तेमाल करना है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। माइनस नहीं लगता, प्लस नहीं लगता, हाफ नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा। अभी के लिए बड़ी क्लासेस में हाफ भी लगाएंगे। चलिए आइए एलिमेंट्स को बराबर करते हैं, आपको केवल यहां चेंज करना है, बाकी चेंज नहीं करना। बताइए यहाँ कितने कार्बन है 1, यहाँ कितना है 1, बराबर यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2, ये तो पहले से ही बैलेंस है। आइए दूसरी रिएक्शन लेते हैं, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, जो अभी देखी थी। जल्दी बताइए यहाँ कितने नाइट्रोजन है 2, इसको 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए आगे क्या लगा दो 2 लगा दूं बेटा, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। नाइट्रोजन तो 2 हो गए, बट हाइड्रोजन देखिए 2 3 जा 6, हाइड्रोजन 6 हो गए। इधर कितना हाइड्रोजन है 2, इसको मुझे 6 बनाना है तो आगे कितना लगाना पड़ेगा 3 लगाना पड़ेगा। आइए एक टफ रिएक्शन और लेते हैं, रिएक्शन है हमारे पास BaCl2 प्लस Na2SO4, इसको बैलेंस करना है। तो रिएक्शन देखो क्या बनेगी, दैट इज BaSO4 प्लस NaCl। चलो इसको बैलेंस करते हैं, बताओ यहाँ कितने बेरियम है 1, यहाँ कितना है 1, बैलेंस। यहाँ कितने क्लोरीन है 2, यहाँ कितने हैं 1, इसको 2 बनाना है तो आगे 2 लगा दिया, देखिए मल्टीप्लाई में है ना तो 2 हो गए। अब देखिए यहाँ पे Na कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ देखो SO4 कितना है 1, यहाँ देखो कितना है, बैलेंस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चैप्टर के कॉन्सेप्ट और थ्योरी यहाँ पे सारी की सारी हो गई रिवाइज। अब जाते जाते मैं आपसे बस यही कहूँगा बच्चों, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ईमानदारी से पढ़ना, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे सेकंड चैप्टर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहां कंटिन्यू करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरे चैप्टर को इसी तरीके से रिवाइज करेंगे। चलिए जब तक अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।